नमस्कार, लाइव 20 में आपका स्वागत है। और अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे हो रहा है और जिसका इम्पैक्ट हर जगह देखने को मिल रहा है। अगर शिमला की अगर हम बात करें तो जनवरी महीना ख़त्म होने वाला है और अभी तक यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी है। तो ऐसे में ही क्लाइमेट को बचाने के लिए, जो हमारे ग्लेशियर है उनको बचाने के लिए, सोनम वांगचुक की अगर बात करें तो -20 डिग्री में वो लद्दाख में धरने पर बैठे हुए हैं। तो वैसे ही उनका साथ देने के लिए शिमला की अगर हम बात करें, शिमला से टिकेंद्र पवर जो पूर्व में डिप्टी मेयर भी यहाँ पर रह चुके हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पर बैठने वाले हैं। चलिए जानेंगे कि क्या लगता है, जो हमारा जो नेचर है, जो हमारी जो प्रकृति है, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पर आ रहा है। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। सोनम वांगचुक काफ़ी चर्चाओं में है, -20 डिग्री में वो धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है सर, हमारे ग्लेशियर क्या सुरक्षित नहीं है, हमारे जो क्लाइमेट है वो सुरक्षित नहीं है? देखिए, एक तो बहुत धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि हम पूरी समर्थन सॉलिडारिटी में हैं सोनम के साथ। और सोनम और हमारी अच्छी दोस्ती है और हम मिलकर लद्दाख में एक टास्क फोर्स है, इसमें हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं उनके काम को भी और उनके विश्वविद्यालय को भी, जो कि ऑल्टरनेटिव विश्वविद्यालय के नाम से है। अभी ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ ग्लेशियर का नहीं है, ये हिमालय को बचाने के लेकर है। और ग्लेशियर उस बड़े हिमालय इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, और इसीलिए उनका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत इनोवेटिव था। और वो प्रोटेस्ट का प्लान ये था कि वो खारदुंगला में जाकर सोलर एनर्जी से मतलब सोलर बेड बना के वहाँ रहेंगे, ताकि ये दिखाने के लिए कि ये किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं जाने दिया, क्योंकि उसमें एक बहुत पॉलिटिकल डिमांड भी है। और पॉलिटिकल डिमांड ये है, जो वहाँ के लोगों की बहुत समय से चल रही है, कि शेड्यूल 6 में उस जगह को लाया जाए, मतलब ट्राइबल स्टेटस, उनकी ज़मीन प्रोटेक्ट की जाए। और इस पर मैंने पहले काफ़ी लिखा भी है, जिसमें मैंने एक जगह ये कहा था कि एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, बहुत देरी हो जाए उससे पहले केंद्र सरकार को वहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी है। अब हम जो बात कर रहे हैं, उनका 5 दिन का भूख हड़ताल है, कल उनका आखिरी दिन है, 30 जब हम लोग यहाँ शामिल होंगे। दरअसल ये पूरा हिमालय का जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से विकास के मॉडल बिल्ड किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी केंद्र द्वारा निर्देशित हैं, उसमें जैसे ज़्यादा हाइड्रो पावर लगाना, सीमेंट कारखाने लगाना, 4 धाम, रोड वाइडनिंग, ये कितना होना चाहिए, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और इसमें जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले ली जाती थी, वो भी अब पूरी डाइल्यूट खत्म कर दी गई है। इनफैक्ट उसको ज़्यादा रॉबस्ट के नाम से ये कहा गया है कि आप EIA को बंद करोगे तो आपको ज़्यादा स्मार्टनेस के पॉइंट्स मिलेंगे, आप जितना। और हम देख रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है। नतीजा ये है कि जोशीमठ आपके सामने है, उत्तराखंड। और वो जोशीमठ एक दरअसल सिर्फ प्री जोशीमठ शिमला में भी हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। हाई कोर्ट की बिल्डिंग के नीचे आप देख लीजिए, वो पूरा फूल रहा है डंगा, मतलब 12 मंजिल आपने बना ली है। तो हाई कोर्ट इसलिए कि वो न्याय का जगह है, उनको भी देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो और इसी तरह से हमारा नाथपा गांव खत्म हो गया है, उर्नी गांव पूरा खत्म है, मीरू में संकट है। सतलुज आपके जैसे ही खाब शासों से एंटर करती है, उसके बाद से उसको नाला बना दिया है, या नाला बनाने की तैयारी है। उसका पूरा इकोसिस्टम, दरअसल नदियों के हिसाब से हमारी सिविलाइजेशन हुई है, पहाड़ों के हिसाब से हमारी सभ्यता आगे बढ़ी है। अब वो सभ्यता को ही हम मतलब उसका दोहन इतना ज्यादा करना चाह रहे हैं कि उस सभ्यता पर ही प्रश्न चिन्ह है। तो सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह है तो हमारे पर भी प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तो इसलिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हमारा फ्यूचर। अब आप उदाहरण लीजिए, आप कितना पानी लाओगे यार। पहले आपके स्योग नाले से सारा शिमला होता था, फिर 5 स्कीम बना दी, 5 स्कीम के बाद हम सतलुज जा रहे हैं, तो सतलुज के बाद हम कहाँ चांचिल जाएंगे, मतलब 200 किलोमीटर दूर। तो ये जो विकास के मॉडल हैं दरअसल पहाड़ में, और इसका बड़ा कारण क्या है कि केंद्र ने ये कहा कि आप अपने रिसोर्सेज जनरेट करो। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स भी, मतलब मैं कहूँगा आई कैन ओनली पिटी ऑन देम, मतलब क्योंकि उनको रिसोर्स जनरेट करना है तो क्या करेंगे, वो हाइड्रो पावर बनाएंगे, वो क्या करेंगे, सीमेंट प्लांट लगाएंगे, तब रिसोर्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो देख नहीं रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा है उससे। किन्नौर का जैसे मैंने उदाहरण कहा, तो ये पूरा हिमालयन जो इकोसिस्टम है, दरअसल ये लद्दाख से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। और कल प्रोटेस्ट भी जो है वो नॉर्थ ईस्ट तक जो होगा, इवन गैंगटॉक तक, सब जगह पर कुछ लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे कि ये रिविजिट किया जाना चाहिए। नया मॉडल क्या होगा, मुझे लगता है वो बहस की जरूरत है, जो लोगों की भागीदारी से हो। वो ऐसा नहीं है कि सेब के पेड़ से सेब उठाया और ये मॉडल दे दिया, ऐसा मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कम्प्लीटली ऐसा होगा जिसमें विकास भी हो, लेकिन जिसमें लोगों के साथ जुड़कर विकास हो। सिर्फ बड़े पूंजीपति की फैक्टरिंग उनको मोटापे के लिए नहीं चाहिए ना, कि बड़े कॉर्पोरेट यहाँ से पैसा उठा के ले जाएं। लोगों की जेब में कितना जा रहा है, और लोगों के साथ उनकी
उनकी प्रकृति जो कि कॉमन, जिस प्रकृति की वजह से वो लोग, हम लोग जिंदा हैं, तो ये दरअसल इस पे बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है कि आज उठ खड़ा हो रहा है। और अच्छी बात है कि सोनम ने उसकी शुरुआत की है, और उसके साथ साथ अनेकों जगहों पर भी जो ऐसा समझाता था कि ये एंटी डेवलपमेंट हैं, जो प्रोटेस्ट वाले हैं, डैम के वाले, ये तो क्या इनको कहा गया कि ये तो एंटी नेशनल है, चार धाम नहीं बनेगा तो आप चाइना से कैसे लड़ोगे? अरे चार धाम, आपका रोड ही नहीं टिकेगा तो क्या कैसे लड़ोगे आप उससे, क्योंकि आप कितनी वाइडनिंग होनी है। तो ये अभी एक नई सोच प्रकट हो रही है, क्योंकि लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना कि रोड आप चौड़े कर रहे हो, उससे टिक नहीं रहे हैं, वो हर जगह से ढल रहे हैं। अभी हमारा नेशनल हाईवे देख लीजिए, सोलन का, वो ढल गया है बनता बनता। तो इसलिए ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल जैसा मैंने कहा कि इसके पॉलिटिकल भी रेमिफिकेशन होंगे और इसके सामाजिक भी डेफिनेटली हैं। और जिस तरह से हमारी पूरा जो इस इकोसिस्टम में कृषि है, हॉर्टिकल्चर है, अगर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जैसे ग्लेशियर अगर रिसीड होता है, तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कृषि पर, हमारे एनिमल हस्बेंड्री पर, तमाम चीज़ों पर है। तो फिर किसके लिए हाइड्रो पावर? आप टनल में घुसाते रहो, पानी पानी नहीं होगा तो फिर किसको घुसाओगे टनल के अंदर? और तो ये वो जो बात उठ रही है, अनफॉर्चुनेटली मैं तीनों स्टेट्स में, और लद्दाख में तो मेरा काफ़ी डायरेक्ट इंटरवेंशन रहा है, लेह के विजन डॉक्यूमेंट लिखने में मेरा हस्तक्षेप डायरेक्ट रहा है। अनफॉर्चुनेटली वही विकास का मॉडल जो लेह में है, लद्दाख में है, और जो हिमाचल में चला है, हालांकि डॉक्टर परमार से अलग है, डॉक्टर परमार का कुछ और मॉडल था, और उसका भी ज़्यादा जो क्रूड फॉर्म है वो धामी साहब हमारे उत्तराखंड में चला रहे हैं। वो तो ये बोल रहे हैं कि आप लिखोगे भी नहीं जोशीमठ पर कुछ मतलब आप लगाओ तो क्या मॉडल ये हो रहा है। तो ये दरअसल इसलिए यंगर जनरेशन को इसमें सेंसिटाइज करना, स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या होना चाहिए, मुझे लगता है उनको एक बड़ी व्यापक इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें लोगों को शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि मॉडल डेवलप किया जाए जैसा जो टिके आगे मॉडल, ऐसा नहीं जो मॉडल बनाओ और वो ब्लास्ट हो जाए। दरअसल ये ब्लास्ट हो रहा है, और प्री जोशीमठ स्टेज पे पूरे हिमालय है। जोशीमठ बेचारा जल्दी टूट गया, मतलब गिर गया। सब जगह पे ये प्री स्टेज है, और वो हकीकत हमारे सामने है। बिल्कुल, इसका हम अगर हिमाचल में देखें तो किन्नौर की अगर बात करें तो काफ़ी डैमेज किन्नौर भी यहाँ पे हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सारे विकास मॉडल का जिसका नाम दिया जाता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करें, आपने सीमेंट की बात करें, तो क्या जो पूंजीपति उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और कौन है ऐसे पूंजीपति जो आम जनता को जिसका काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो हमारे प्रकृति को, हमारे हिमालय को काफ़ी नुकसान हो रहा है? सिर्फ पूंजीपति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो एक पहलू है, क्योंकि जैसे मुझे याद है जब हम नाथपा चाकड़ी प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो उस वक्त नया नया मैं यूनिवर्सिटी से निकलकर वहाँ के आंदोलन में शामिल हुआ था। तो इम्प्रेजलो एक इटली की कंपनी थी, वो बोलती थी कि हमारे अब 100% हार्नेस हो चुका है इटली में, हमारे पास जगह नहीं, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ पर आएंगे। और इसलिए वर्ल्ड बैंक की मदद से बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वो फंडिंग हो रही थी। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, दरअसल ये दोनों तरफ से है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये इम्पेटस दिया जाता है, जिसको इम्पेटुअसनेस हम बोलते हैं ना, कि आप फटाफट लगाओ प्रोजेक्ट तो आपको रेवेन्यू मिलेगा। अब जैसे सतलुज जल विद्युत में आपको 12% रॉयल्टी मिलेगी, 25% आपको इक्विटी मिलेगी, तो 37% आप नहीं तो तनख्वाह वनख्वाह कैसे दोगे? तो एक तरफ ये मॉडल तो डेफिनेटली है कि आप बड़े पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए, क्योंकि आप कोऑपरेटिव में क्यों नहीं लगा सकते प्रोजेक्ट? आप ऐसे क्यों नहीं लगा सकते जैसे मतलब जिसमें लोगों की भागीदारी हो। और ये विज्ञान अभी तक शेयर नहीं हुआ है कि कितनी हाइट के ऊपर कितना बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए। जैसे 7,000 फीट के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट लगेगा? तो ये मुझे लगता है इस पर बहस की ज़रूरत है, इस पर ये वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो सिर्फ इन प्रोजेक्ट से नहीं हो रहा है, वो तो ओवरऑल ग्लोबल है। लेकिन हमारी जो अडेप्टेशन, उसमें दो क्वेश्चन है, एक मिटिगेशन, एक अडेप्टेशन। मिटिगेशन है कि हम वो चीज़ें ना करें, लेकिन हमारे एक आर्गुमेंट होता है कि हम फिर बिजली कहाँ से लाएंगे, कैसे हम करेंगे। तो ठीक है, सोलर पे जाएंगे, थोड़ा हाइड्रो पावर भी हम करेंगे, लेकिन कितना करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो ये दूसरा है अडेप्टेशन, कि यार आप ऐसे प्रोजेक्ट तो ना बनाओ जैसे आपने वांगतू करछम बना दिया। आज आप मेरे से लिख कर ले लो, जिस दिन थोड़ा सा क्लाउड बर्स्ट होगा, पूरा वांगतू करछम का मलबा जो आपके सतलुज में आएगा, क्योंकि सारा का सारा मलबा आपने डंप कर दिया है सतलुज के दोनों तरफ पर। तो ऐसे प्रोजेक्ट डिजायर्ड नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट डिजायर्ड नहीं है, ये हमारे पूरे पहाड़ को नुकसान करते हैं। तो इस पे आज ये बहस ज़रूरी हो गई है कि ये जो लोगों की, मतलब प्रकृति और लोग जुड़े हुए हैं ना,
प्रकृति का जो कमोडिटाइजेशन है, मतलब उसका बाजारीकरण, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ बाजार के लिए प्रकृति को इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। लोगों के लिए तो प्रकृति बेशुमार है पड़ी हुई। वो जो महात्मा गांधी बोलते थे ना, प्रकृति में बहुत कुछ है सबकी नीड के लिए, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। और ग्रीड भी कुछ लोगों के लिए वो तो बहुत ही डेंजरस है। हम वही देख रहे हैं, जैसे मैं लद्दाख आपको बता सकता हूँ, मैं आपको नाम बता सकता हूँ कौन कौन कॉर्पोरेट है जो भी घुस गए हैं, और वो वहाँ पर मतलब इसलिए शेड्यूल 6 नहीं उनको दिया जा रहा है, जो आज बड़ा वहाँ डिमांड हो रही है। इसी तरह हमारे हिमाचल प्रदेश में था, जेपी से शुरुआत हुई, आज जेपी भी दिवालिया हो गया। मतलब उसी को लेकर आपने वांगतू खर्च वगैरह दिया, उसी को सीमेंट में आपने ईज आउट किया, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया। तो हम देख रहे हैं कि ये टिक कहाँ रहा है विकास। गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है, अमीर गरीब के अंदर खाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है पैसा? तो हमारी तो प्रकृति की भी मतलब पूरा उसको नुकसान हो रहा है। आप शिमला में ही चाहे देख लीजिए उस तरह से। तो ये सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये एक सिर्फ शुरुआत है आज, जो कल हम लोग करेंगे। और इस पे दरअसल बहुत व्यापक आंदोलन, बहुत व्यापक भागीदारी लोगों की चाहिए, ताकि वो ओन कर सके। अभी हमारे लोग अपना घर सिर्फ ओन करते हैं, हिमालय को और प्रकृति को ओन नहीं करते। दरअसल ये लोगों को प्रकृति को ओन करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा ये हमारी संपत्ति है साहब। ये सरकार सिर्फ कस्टोडियन है, मालिक हम हैं। मालिक हम मतलब लोग हैं और प्रकृति मालिक है। तो इसलिए वो जो रिलेशनशिप है, वो जो रिश्ता है प्रकृति का और हमारा, वो हमारी मानवता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका बाजारीकरण जो है वो बहुत डेंजरस है, और वो बाजारीकरण का असर हम देख सकते हैं क्या वो हो रहा है सर। तो सर आपने शुरुआत में कहा था कि जो हमारी सभ्यता है वो पहाड़ों से है। आपने कहा कि आपने लद्दाख में भी आपने काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, विकास मॉडल क्या होना चाहिए पहाड़ों में खासतौर पर, ताकि नुकसान भी ना हो और यहाँ के लोगों को फायदा भी? देखिए, यही मैंने कहा कि ये इतना आसान सेब नहीं है कि थोड़ा अपने और निकाल दे। लेकिन मैं आपको कुछ अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि विकास के मॉडल की बुनियाद होनी चाहिए लोगों की भागीदारी से। ये सेंट्रलाइज विकास नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, और जनवादी होना चाहिए, मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जिसमें उनको एम्पावर्ड हो, उनकी वहाँ शामिल होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, हमारे हिमाचल में एक कंडीशन थी कि ग्राम सभा अगर आपको एनओसी नहीं देगी आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकेंगे। वो फिर भी ठीक है, वो खत्म हो गया, बीजेपी सरकार ने उसको खत्म कर दिया था। वो नहीं चलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि यार हमारे विकास नहीं कर सकते, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, किन्नौर में 8,000 मेगावाट की क्षमता है। आप अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 6,000 मेगावाट के आसपास आप शायद बिजली दोहन कर रहे हैं। अगर 6,000 मेगावाट कर रहे हैं, मैं रुपए में कन्वर्ट कर देता हूँ, 10,000 करोड़ रुपया आप हर साल किन्नौर से निकाल रहे हो। किन्नौर की आबादी कितनी है? 80,000। अब 80,000 में आप 10,000 करोड़ जो हर साल उनके वहाँ से निकल रहा है, आप पैसे में ही ले लीजिए, उनको कितना जा रहा है? उनका गांव सापनी चले गया, उर्नी चले गया, नाथपा चले गया, उनका पूरा इकोसिस्टम, आधा टाइम उनके रास्ते बंद रहते हैं। तो ये तो टिकने वाला विकास है ही नहीं ना। तो होना ये चाहिए लोगों की भागीदारी से, होना ये चाहिए उनकी प्राथमिकता से, होना ये चाहिए बहुत ज़्यादा रीजनल स्तर पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना कि सेंट्रलाइज। शिमला में बैठकर आप हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट नहीं कर सकते, लेह में बैठ के आप पूरे लद्दाख की डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बहुत रीजनल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि वो एक रास्ता हो सकता है। और इसमें क्या प्राथमिकताएं हैं, वो प्राथमिकताएं तय की जाएं, क्योंकि हर स्टेज की अलग अलग है और स्केल अलग अलग है। आज जो ज़रूरत हमारे को है शिमला में, वो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में वो ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट है ज़रूरत। हमारी ज़रूरत अलग है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि वो प्राथमिकताओं के आधार पर लोगों की भागीदारी से मॉडल बिल्ड होने चाहिए, और वो आसानी से हो सकते हैं। एक प्रोसेस, तो मतलब प्रोसेस। दूसरा, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या बिल्डिंग बननी चाहिए, अब आप ये देखिए यहाँ ये बन रही है, ये कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं होना चाहिए। हिमाचल का अपना आर्किटेक्चर, हिमाचल की अपनी जो योजना है, उस हिसाब से पहाड़ की योजना होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्लेन्स की तरह गर्मी को मतलब रिटेन करना है ना। इसलिए हमारे सोलर पैसिव डिज़ाइन चाहिए, जो जैसा सोनम वांगचुक वहाँ कर रहे हैं कि अगर -25 है उनके घर में आप जाइएगा तो +16 बिना हीटिंग के है अभी भी, लोकल मटेरियल से। तो यहाँ पर जो विकास का मॉडल ये है कि वो ये नहीं कि ग्लास का बड़ा पूंजीपति से ग्लास हर जगह ग्लास टाइपोलॉजी लगा दो, तो ये तरीका ठीक नहीं है। या जैसे शिमला में स्टील लगा दो, पूरा स्टील सिटी ऑफ इंडिया बना दिया। तो पहाड़ की बहुत फ्रेजाइल इकोलॉजी है, इसलिए इसका आर्किटेक्चर, इसकी योजना, ये बहुत ही जो वहाँ की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन है उसके आधार पर होना चाहिए, एक बात। और लोगों की भागीदारी से हर काम होना चाहिए।
लोगों की भागीदारी को माइनस करके नहीं होना चाहिए। और आज अगर आप मुझसे पूछें कि मेजर डिसरप्शन जो डॉक्टर परमार लेकर आए थे, और आज अगर नहीं आपको चाहिए तो आपको शिमला छोड़ के अब रीजनल डेवलपमेंट पे जाना चाहिए, अगर आपको हिमाचल को बचाना है और अगर आपको हिमाचल के विकास को टिकाना है। शिमला बैठकर आप सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आपको बहुत रीजनल स्तर पर ये विकास के मॉडल बिल्ड करने चाहिए और रीजनल प्लान्स बनाने चाहिए। तो मैं क्या होना चाहिए नहीं, लेकिन कैसे होना चाहिए वो बता सकता हूँ। तो वो कैसे है कि वो प्रोसेस लोगों की भागीदारी से, इसलिए उनकी योजनाएं उनकी ग्राम सभा में बननी चाहिए। वो डिमांड नहीं होनी चाहिए डिमांड चार्टर जैसे, तो योजना ग्राम सभा में, उनकी वार्ड सभा में योजना बने, उस वो योजना को कोलेट करके फिर उनके जो रीजनल प्लान बनने चाहिए। वो थोड़ा टिकाऊ रास्ता होता है। वो भी पूरा टिकाऊ होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा टिकाऊ होगा। ये जो टॉप बैठकर कंसल्टेंट आ जाएगा, बड़े बैंक का कंसल्टेंट है वो टूरिज्म पॉलिसी बना देगा, बड़े बैंक का कंसल्टेंट है वो हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बना देगा। आधे से ज़्यादा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हॉर्टिकल्चर पॉलिसी में, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है, या ये जो पानी का प्रोजेक्ट लाए किसी लिए थे और किसी और के लिए वो पानी का प्रोजेक्ट ले गए। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये सिर्फ मुनाफे के लिए। देखिए, बहुत अच्छी बात कही कि लोगों की भागीदारी यहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहाड़ों की जो सभ्यता है वो अलग है, और पहाड़ों में अगर विकास मॉडल किस तरह से होना चाहिए तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भागीदारी यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। इसीलिए जो है सोनम वांगचुक के साथ ये कल हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे। कल उनका भी आखिरी दिन है और -22 डिग्री पर यहाँ पर है। टिकेंद्र जी, आपने अच्छी काफ़ी जानकारी दी। और कुछ अब हम शहर की अगर हम बात करें, शहर की बात भी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि पूर्व डिप्टी मेयर आप रह चुके हैं। पानी का काफ़ी समस्या है और पानी के रेट भी अब यहाँ पे फिर से बढ़ा दिए 10%। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये तो मतलब सरासर क्रिमिनल एक्ट है। मैं आपको क्रिमिनल बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें आप मानिए थोड़े दिनों में इसमें FIR होनी है, और वो पानी की दर को लेकर नहीं, लेकिन पुरानी सरकार की कारगुजारी पर। बहुत सारा हमारे पास मसाला है और हमने थोड़ी मेहनत की है उसमें। ये दरअसल पूरी चीटिंग की है। और अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछे, ये पूरा पानी की जो व्यवस्था है, जिस तरह से इसको हमने बिल्ड किया था, जो नगर निगम जिसमें संजय चौहान और मैं हम लोग थे, और हमारे साथ और भी टीम के लोग थे, ये नगर निगम के पास वापस आना चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का काम नहीं है शिमला में पानी बांटना साहब। शिमला में पानी बांटने का काम शिमला नगर निगम का है। और उसकी वो ठीक है, नगर निगम में अगर आपको थोड़ा उसको ऑटोनॉमी देनी है तो आप ग्रेटर शिमला वाटर सप्लाई सर्कल बना के रख सको, लेकिन ये कंपनी जिसमें चीफ सेक्रेटरी पानी की दर तय करे, उनको क्या पता है कि कितने घर है यहाँ पर, उनको क्या पता है कि कितनी ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये एक फ्लैट उसमें के 10% हर साल बढ़ाते रहो। और मैं तो शर्म की बात ही कह रहा हूँ कि मैंने उनका देखा CEO या किसका बयान था कि ये तो अभी पिछले साल का बढ़ा, 20 साल के तो और बढ़ने हैं। तो मतलब शर्म भी नहीं है आप, मतलब सो ये नहीं देख रहे हैं कि लोगों की क्या स्थिति है। तो नई सरकार है, हमें बहुत आशा है उस नई सरकार से, और खासकर मुख्यमंत्री से जो कि बहुत ही प्रोएक्टिव है, हम्बल बैकग्राउंड से, उनसे भी हम मिलेंगे। हम कहेंगे देखिए साहब, और इसमें आप मान के चलिए इसमें बहुत कुछ अभी होना है। जैसे वो 1 करोड़ रुपए के गमले हैं ना लगे हुए, तो वो जंगल में, उसमें भी पक्का वो भी क्रिमिनल एक्ट है यार। हमारा पैसा कोई, मतलब आप शर्म भी नहीं है, कहाँ क्या कर रहे हो, पैसा कैसे लगता है। उसी तरह ये क्रिमिनल कंप्लेंट होनी है साहब इसमें पानी में, कि आप पानी के प्रोजेक्ट में कंसल्टेशन फीस 1 करोड़ से सीधा आप 5 करोड़ पे ले जाओ। क्या मतलब है ये? अपने मुलाजिम को आप 10,000 रुपये तनख्वाह नहीं दे रहे हो जो वहाँ पर रखा है, और सिर्फ फ़ोन सुनने के लिए जो आपने रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको 1-1 लाख 1.5 लाख दे रहे हो। क्या हो रहा है ये? लोगों से हाउस में कभी पूछा जा रहा है कैसे मॉडल बनाया जा रहा है? ये सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए। और 400 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है, पहले तो प्रोजेक्ट ही क्यों है? कॉर्पोरेशन को आप दो, 400 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनी को क्यों दे रहे हो आप? तो वो 700 करोड़ में उसकी आप टेंडर बिड कर रहे हो। कौन कौन खा रहे हैं इसमें? मुझे लगता है इसमें हम लोग लिखकर मुख्यमंत्री को भेजेंगे, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो कंपनियों को काम देकर पानी, यार पानी शहर का, अंग्रेज़ों के टाइम से पानी शहर ने चलाया, लोग शहर के, पानी बांटने का काम कंपनी करेगी? क्या तमाशा है ये? क्यों नहीं कर सकती नगर निगम? उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है ना, उससे रोज़गार भी बढ़ेंगे, और उससे ये भी नहीं होगा कि सबको कम से कम 25,000 30,000 दो ना, ये क्या किसी को 1.5 लाख दे रहे हो, किसी को 10,000 रुपये दे रहे हो। तो ये तो इसलिए मैं दर पे कुछ नहीं, दर तो मतलब वैसे ही क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन ये पूरा सिस्टम ही फॉल्टी है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि नई सरकार जो है इसको देखेगी और इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये क्योंकि वो पूरा पानी का सिस्टम बिल्ड करने वाले हम लोग हैं, उसमें कहीं भी उसको कंपनी बनाने की योजना नहीं है। आपका क्या कदम रहेगा अगला, कि अगर इसी तरह की मनमानी इससे चलते रही? नहीं, हम अभी पहले गवर्नमेंट से एक बार मिलने दीजिए, देखते हैं गवर्नमेंट की क्या पोजीशन होती है। हमें बहुत उम्मीद है करंट गवर्नमेंट से,
जिस तरह उनकी पोजीशनिंग है और जगह पे उनकी जो हस्तक्षेप रहा है बहुत प्रोएक्टिव है और बहुत सराहनीय है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें भी वो लोग हस्तक्षेप करेंगे।